हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 किया था। आज हम लोग को एक्सरसाइज 1.2 करना है। एक्सरसाइज 1.2 का आइए पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 1। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? प्रश्नावली एक्सरसाइज जो हमारी है, एक्सरसाइज ये बच्चों हमारी है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। पहला कथन कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। फिर से आप समझ लीजिए, कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पोर्शन में पढ़ा रखा है कि हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं बच्चों, हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो भागों में विभाजित होती हैं। एक बेटा परिमेय संख्या होता है और एक आपका अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या, तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। हमसे कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, तो बेटा प्रत्येक अपरिमेय संख्या किसके अंडर में आएगा? वास्तविक संख्या में। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो सारी की सारी कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये कथन आपका हो गया सत्य। अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए सिंपल सा इतनी बात लिख दीजिए कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं बराबर होती हैं किसके बेटा? परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के प्लस अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के। क्योंकि बेटा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही क्या बनी है? वास्तविक संख्याएं। तो ये कथन आपका सत्य हो गया। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो भी वास्तविक संख्याएं होंगी और जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो भी वास्तविक संख्याएं होंगी। कथन आपका ट्रू है, सत्य है। सेकेंड पार्ट आप देखिए, कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। हमसे कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम आपका प्राकृत संख्या है। तो बेटा संख्या रेखा की बात कर रहा है और प्रत्येक बिंदु की बात कर रहा है, तो क्यों ना हम संख्या रेखा बना ले। हमने ये संख्या रेखा बच्चों बना ली। ये आपका संख्या रेखा हो गया। यहाँ पे बेटा आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ये बेटा -1 है, ये -2 है, ये -3 है। आप यहां से देख सकते हैं कि जितनी बेटा धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी धनात्मक संख्याएं हैं वो तो रूट एम के रूप की हैं, लेकिन जो बच्चों हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो रूट एम के रूप की नहीं है। हमसे कह रहा है कि क्या प्रत्येक बिंदु, लेकिन जो प्रत्येक बिंदु में ऋणात्मक संख्याएं हैं वो तो रूट एम की नहीं, रूप की नहीं है। ये किस रूप की आ रही बेटा? ये इस टाइप से मिल रहा है ना, अंडर रूट -3। और हम सब जानते हैं बेटा कि कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकता। किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो कथन हमारा असत्य हो गया, कथन हमारा असत्य हो गया। हम लोग लिखेंगे कैसे इसे? कथन हमारा असत्य है और रीजन हम लोग लिख देंगे किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। थर्ड पार्ट आप देखिएगा, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वो बेटा दो चीज तरीके की हुए, एक तो परिमेय संख्याओं से मिलकर बनी और बेटा एक अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी, अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी। तो बेटा जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो सिर्फ अपरिमेय संख्याएं होंगी, जबकि हम लोग यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं भी होंगी और वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसका मतलब क्या है कि ये कथन बच्चों असत्य है। कथन आपका क्या है? असत्य। रीजन हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं? रीजन हम लोग दे सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी है, या हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में या वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं आती हैं। लिख देंगे वास्तविक संख्याओं के संग्रह में, वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ कैरी आउट करते। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। हमसे बच्चों कहना चाह रहा है कि हमारे पास हमारे पास सभी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम धनात्मक पूर्णांक लेके चेक कर लेते हैं उनका वर्गमूल निकाल के कि क्या वे सभी अपरिमेय होते हैं कि परिमेय भी होते हैं। चेक करके देखिए, हमारे पास पहला धनात्मक पूर्णांक 1 आता है, 1 का वर्गमूल आप निकालिए तो आप कहेंगे बच्चों 1 ही आएगा। आप 2 के वर्गमूल की बात कीजिए बेटा, तो ये तो √2 ही रहेगा, यानी ये कैसा है? तो आप कहेंगे सर ये तो अपरिमेय है। अगर आप बच्चों बात करेंगे 3 की, 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3 ही रहेगा, ये भी कैसा है? तो आप कहेंगे ये अपरिमेय है। अगर बच्चों हम लोग बात करेंगे 4 की, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, आप कहेंगे सर 2 तो हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमसे एक उदाहरण मांग रहा है, हमने एक उदाहरण दे दिया, हमने दूसरा उदाहरण दे दिया। अगर हम कहें बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि 9 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए तो आप कहेंगे 3 आएगा, और 3 भी बच्चों हमारी कैसी संख्या है? तो हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या है। अगर बच्चों आप निकाल लीजिए 16 का वर्गमूल तो आप कहेंगे 4 आएगा, और 4 भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ये जो कथन हमको दे रखा है बच्चों, ये कथन हमारा असत्य है। कथन जो दे रखा है ये असत्य है। रीजन हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया है कि अंडर रूट, अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगी, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगी, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी आपकी संख्या कैसी आएगी? परिमेय संख्या आएगी। तो हमसे कह रहा जो कि एक परिमेय संख्या उदाहरण दे के दिखा दीजिए। हमने उदाहरण दे के दिखा दिया कि ये संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। तो हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं। बाकी बच्चों आप इतना लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 3। आप क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लीजिए फटाफट। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है।
तो उदाहरण नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा है कि अंडर रूट 2 को कैसे निरूपित करना है। उदाहरण नंबर 4 में हम लोगों ने सीखा है कि अंडर रूट 3 को कैसे निरूपित करना है। अभी हम लोग को बच्चों निरूपित करना है अंडर रूट 5 को। अंडर रूट 5 हमको निरूपित करना है संख्या रेखा पे। इसका मतलब है कि बेटा कर्ण की वैल्यू हमें जो चाहिए वो √5 चाहिए। कर्ण की जो वैल्यू चाहिए हमें वो √5 चाहिए। मैंने आपसे कहा था कर्ण की वैल्यू √5 कैसे आ सकती है। कर्ण की वैल्यू √5 कैसे आ सकती है। अगर मैं आपसे कह दूं, यदि मैं आपसे कह दूं कि आधार हम लोग √4 ले लें, और √4 किसके बराबर होता है बेटा 2 के। आधार हम √4 ले लें और लंब अगर हम 1 ले लें तो हमको √5 कर्ण मिल जाएगा। भाई आधार हमने कहा है कि हम √4 ले रहे हैं। आधार हमने कहा कि हम 4 ले रहे हैं और लंब हम ले रहे हैं कितना 1। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। आधार हमारा √4 है तो √4 का बच्चों स्क्वायर हो गया। लंब हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये बराबर है कर्ण के स्क्वायर के। ये बराबर है कर्ण के स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं बच्चों कर्ण हमारा किसके बराबर हो जाएगा। रूट के अंदर इधर पावर 2 है, उधर जाएगी 1/2 हो जाएगी। अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर होगा बच्चों, अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ देंगे आप 5 हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू आपकी √5 आ गई। और कर्ण हमको कितना ही चाहिए था बच्चों, √5 ही चाहिए था। तो यानी आधार जो मैंने आपसे बोला है √4 ले लीजिए और लंब जो मैंने आपसे बोला है कि 1 ले लीजिए, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे हम ले सकते हैं। और मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आपके पास आते हैं कि √5 को √2 निरूपित करिए, √3 निरूपित करिए, √5 निरूपित करिए, √6 निरूपित करिए, √7 निरूपित करिए, है ना। तो आपको हमेशा क्या करना है, जिस भी संख्या को आपको निरूपित करना है, जिस भी संख्या को निरूपित आपको करना है, उससे जस्ट एक छोटा नंबर लेके उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आपको मैंने कहा था √3 आपको निरूपित करना है तो आपने √2 का स्क्वायर कर दिया और लंब 1 का स्क्वायर कर दिया। कहने का मतलब ये है लंब हमेशा आपको क्या लेना है, 1 लेना है। लंब हमेशा 1 लेना है और जो आधार लेना है बेटा, जिस भी नंबर को निरूपित कर रहे हैं, जैसे √3 निरूपित कर रहे हैं आप तो यहाँ √2 ले लेंगे। √5 निरूपित कर रहे हैं तो यहाँ हमने कितना ले लिया है, √4 ले लिया है प्लस 1 ले लिया है, यानी √4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 6 की बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ √5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर होगा। √7 की बात करेंगे तो यहाँ √6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बात ना। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी नंबर निरूपित हमको करना है उस नंबर से एक छोटा नंबर लेके उस अंडर रूट लेके उसका स्क्वायर कर देंगे और लंब हमेशा बेटा 1 रखेंगे। लंब को हमेशा 1 रखना है और यहाँ पे वर्गमूल के अंदर जस्ट एक छोटी संख्या रखनी है। √3 निरूपित करना है तो वर्गमूल के अंदर जस्ट एक छोटा नंबर ले लिया तो √2 हो गया। यहाँ √5 हमको निरूपित करना है तो वर्गमूल के अंदर एक जस्ट छोटा नंबर लिया तो √4 का स्क्वायर। यहाँ पे एक जस्ट √6 निरूपित करना है, एक जस्ट छोटा नंबर ले लिया तो √5 का स्क्वायर। √7 निरूपित करना है, एक जस्ट छोटा नंबर ले लीजिए तो √6 का स्क्वायर। ऐसे करके आप कर सकते हैं, दिमाग में इस बात को भी रख सकते हैं। आइए अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि √5 कैसे आपको निरूपित करना है बच्चों, कि √5 को कैसे हमको निरूपित करना है। तो मैंने कहा है आधार हमें बच्चों लेना है कितना, √4। √4 का मतलब क्या है बेटा, √4 का मतलब है कि हमें आधार लेना है 2। हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। हमने संख्या रेखा बना ली बच्चों, ये हमारी संख्या रेखा हो गई, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 1 हो गया, ये बच्चों हमारा 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। हमें तो आधार पे कितनी वैल्यू चाहिए, हमें आधार लेना है कितना, 2। तो हमने आधार बच्चों 2 ले लिया, यहां से यहां तक आधार ले लिया। ये हमारा O हो गया, ये बिंदु जो है हमारा ये A हो गया।
परपेंडिकुलर यानी लंब हमें कितना चाहिए, एक, तो हमने 1 यूनिट का लंब खींच लिया। जैसे ही लंब खींचा तो ये जो कोण बना बेटा ये 90 डिग्री हो गया। इस बिंदु को हमने कहा है बी। इस बी बिंदु से बेटा ओ बिंदु को मिला दीजिए। इस बी बिंदु से ओ बिंदु को मिला दीजिए। तो हमने बी बिंदु को ओ बिंदु से मिला दिया। जो हमने यहाँ पे आधार लिया है, आधार ओ ए कितना लिया है, तो हम कहेंगे बेटा √4 हमने लिया है। √4 का मतलब कितना, 2 लिया है। और ए बी की जो डिस्टेंस ली है वो कितनी ली है, 1 लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए कि ओ बी कितना आ रहा है, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कहेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बच्चों आपने कितना लिया है, तो आपने कहा लंब हमने 1 यूनिट लिया है, 1 का स्क्वायर। आधार आपने लिया है √4, तो √4 का स्क्वायर। ये आपके कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो आपका जो कर्ण हो गया वो बेटा √1 का स्क्वायर 1 हो गया और √4 का स्क्वायर बच्चों 4 हो गया। तो कर्ण जो आपका आ गया है वो कितना आ गया है, तो आपने कहा √5 आ गया। तो ये जो कर्ण है बच्चों ये कितना है, √5। मैंने 2-3 बार आपको इसी क्वेश्चन में बता दिया है कर्ण कैसे निकाल रहे हैं। अब बच्चों जो ओबी की वैल्यू आई है, √5 आई, हमको √5 ही दिखाना था। लेकिन ये बेटा संख्या रेखा पे तो है नहीं, हमको संख्या रेखा पे लाना है। तो हम ओबी त्रिज्या ले लेंगे। इस ओ बिंदु पे गोला प्रकार की नोक रखेंगे और बी बिंदु पे रखेंगे पेंसिल की नोक। ओ बिंदु पे गोला प्रकार की नोक रखेंगे, बी बिंदु पे रखेंगे पेंसिल की नोक और एक चाप लगा देंगे संख्या रेखा पे इस प्रकार से। जो चाप संख्या रेखा को सी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, जो चाप संख्या रेखा को सी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, जो बेटा ओ से सी की दूरी है, ओ से लेकर सी की जो दूरी है वो बेटा हमारी जो रहेगी वो √5 होगी। और यही संख्या रेखा पर √5 का निरूपण है। तो उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कहीं भी अगर कोई चीज डाउट रह गया है आपको तो उस बात को आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिए। आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। जय।